देख रहे हैं सर्वधर्म संगम और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रूवर। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप पल भर में दूर बैठे व्यक्ति के साथ अपने आचार विचार साझा कर सकते हैं। अगर हमें कोई जानकारी चाहिए तो बस एक क्लिक में उस जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो तेजी से दौड़ती जिंदगी में सोशल मीडिया हमारे जीवन का आज एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन कैसे सोशल मीडिया ने अपने पैर पसारे, कैसे सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बना। वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से सोशल मीडिया के साथ भी है। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, सोशल मीडिया फायदा या नुकसान। आधुनिकता के इस दौर में सोशल मीडिया ने तेजी से अपने पैर पसारे हैं और हमारे जीवन का अहम अंग बन गया है। मगर कैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में अपनी अहम जगह बनाई है, समाज में इसकी क्या जरूरत है, आइए इस विषय पर एक नजर डालते हैं हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। आज हम एक ऐसे स्वतंत्र देश में रह रहे हैं जहां हम अपने विचारों के माध्यम से कुछ भी करने में सक्षम हैं। आज हमारा देश तरक्की के नए आयाम लिख रहा है और देश की इस तरक्की में सबसे बड़ा हाथ है टेक्नोलॉजी का। हमारी प्रगति में सहायक इस टेक्नोलॉजी का आज के समय में सबसे अहम अंग है इंटरनेट। बीते समय में अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का परिवहन ही एकमात्र जरिया था, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है जब हम एक ही जगह पर बैठकर हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए हम किसी भी चीज की जानकारी पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंसान के मन में कोई भी विचार उत्पन्न होता है तो उन विचारों को लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से जन्म हुआ सोशल मीडिया का। सबसे ज्यादा प्रभावी चीज जो लोगों तक पहुंचाई वो है सोशल मीडिया। कल तक जहां मीडिया के रूप थे रेडियो, अखबार और टीवी, इन तीनों माध्यम से सूचनाएं जन साधारण तक पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन जन साधारण रेडियो, टीवी और अखबार द्वारा बताई गई सूचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता था। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां विचारों का आदान प्रदान दोनों ओर से होने लगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई अपने विचार अब लोगों तक पहुंचा सकता है और उन विचारों पर प्रतिक्रिया भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सोशल मीडिया के संसार में भी दो वर्ग के लोग जुड़े हैं। पॉजिटिव विचारों के जरिए जहां सोशल मीडिया ने तरक्की की राह पकड़ी, तो वहीं नेगेटिव विचारों ने सोशल मीडिया को बदनाम कर दिया। सोशल मीडिया की इस दुनिया पर आधारित है हमारा ये विशेष कार्यक्रम, सोशल मीडिया फायदा या नुकसान। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मुकेश जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर देखा जाए तो आज हमारी जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है कि हमारे पास किसी चीज के लिए समय नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की जब बात आती है तो उसके लिए हर किसी के पास समय है, हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। आपके नजरिए से समाज में सोशल मीडिया कितना मायने रखता है, इसकी कितनी जरूरत है, और देखा जाए तो क्या वाकई में इस एडवांसमेंट का हमें फायदा हुआ है? देखिए, इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में आज एक आम आदमी काफी पीछे छूट गया है जी। सुबह से शाम तक कड़ा परिश्रम करने के बाद अपने परिवार के साथ भी समय नहीं बिता पाए और तरह तरह की टेंशन। उसके बाद वो अपना कुछ समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर गुजारता है, जिसके माध्यम से वो अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ
या कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनसे वो साथ वो कभी मिला तो नहीं है, लेकिन उनके साथ अपने विचार शेयर करता है। उसने सारे दिन में क्या किया, या कहीं वो घूम कर आया है, वहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह अपने शेयर कर लेते हैं। और दैनिक दिनचर्या में, समाज में अगर उसको कभी व्यवस्था में या सरकारी तंत्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखती है, वो उसको भी शेयर करता है लोगों के साथ। अपने विचार शेयर करने का ये तरीका है जिसके माध्यम से वो अपना थोड़ा जो मानसिक परेशानी होती है उससे वो थोड़ा रिलैक्स भी फील करता है, और लोगों के साथ जो दूसरे क्रियाकलापों को वो साझा करता है और लोगों की, उनके साथ अपने आप को निकट पाता है लोगों के। तो यानी कि खुद को सोशल मीडिया के जरिए एक इंसान यानी कि एक व्यक्ति जुड़ा हुआ महसूस करता है कि वो तेजी से चाहे उसकी जिंदगी दौड़े लेकिन वो दूसरे लोगों के साथ आज भी कनेक्टेड है। तो यानी कि देखा जाए तो इस एडवांसमेंट का इस नजरिए से हम देखें तो बहुत फायदा है। लेकिन मुकेश जी, वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हर एक अच्छी चीज के साथ एक माइनस जरूर होता है जो जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में सोशल मीडिया को आप कहां पर खड़ा पाते हैं? जब तक बुरा नहीं होता तब तक अच्छा भी नहीं होता जी। आपने कहा अच्छा और बुरा दोनों पे एक ही सिक्के के पहलू हैं। अच्छे पहलू और बुरे पहलू ये डिपेंड करते हैं व्यक्ति विशेष की मैच्योरिटी लेवल पर, जी, उनकी मानसिकता पर। मानसिकता, और साथ में वो मैच्योर कितने हैं। जी। कंप्यूटर चलाना भी किसी को किसी लेवल तक आता है, लेकिन कंप्यूटर चलाने में भी कुछ लोग मैच्योर होते हैं। कुछ लोग किसी ऑफिस में जो ऑफिस को जब ज्वाइन करते हैं वो नए नए होते हैं, धीरे धीरे वो ऑफिस के क्रियाकलापों में भी मैच्योर होते हैं। इसी प्रकार सोशल नेटवर्किंग पर भी लोगों का मैच्योरिटी लेवल डिपेंड करता है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं। कभी कभी वो लोगों को जागरूक करने के दौरान मैच्योरिटी लेवल ना होने के कारण कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि उल्टे पड़ जाते हैं, जी। जिसके कारण कुछ लोगों को असुविधा होती है, कुछ लोग खतरे में पड़ जाते हैं। लोगों की प्राइवेट लाइफ को जब को भी वो इन्वॉक करते हैं। साथ में देखा जाए तो इस सारी प्रक्रिया में अगर सब कुछ, एक नारी बहुत कुछ झेलती है। जी। कोई नारी फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट भी नहीं कर सकती इजीली। लेकिन अगर इसके फायदे भी देखे जाएं तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जितने भी कार्य हैं वो आज पिछले कुछ 5 से 7 वर्षों में बहुत बड़े स्तर पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से उनको सफलता प्राप्त हुई है। बिल्कुल। आप अन्ना हजारे को देख सकते हैं, केजरीवाल जी को देख सकते हैं, अभी हाल ही बाबा में रामदेव को देख सकते जी, हैं, अभी हाल और ही बाकी में जो नरेंद्र हुआ मोदी जी केसी का तो पॉल। आपको सबको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुकेश जी, यहाँ पर एक और चीज है, पॉजिटिव चीजें भी हैं। पॉजिटिव चीजें से हमें खुशी होती है कि हाँ ये कार्य हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पॉजिटिव होती है। लेकिन जो नेगेटिव चीज होती है वो दूसरे व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है, उसकी इमेज को बदल सकती है, उसे बदनाम कर सकती है। अपने आचार विचार साझा करना एक अच्छा विषय है, लेकिन तब क्या जब हम किसी को बदनाम करने के लिए या फिर किसी की पर्सनल लाइफ पर या फिर किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणियां कर देते हैं? ये चलन में है, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बुरा पहलू है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, जहाँ पर व्यक्ति कभी कभार कुंठा में आकर इतना बढ़ चढ़कर काम कर जाता है कि वो ये नहीं समझ पाता कि इससे दूसरे व्यक्ति का किस स्तर तक शोषण हो रहा है, मानसिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर। कई बार लोगों के फोटोग्राफ्स जो कि उनके निजी जीवन के होते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि फेसबुक, ट्विटर, सोशल नेटवर्किंग साइट जितने भी हैं, ये एक बहुत इजी प्लेटफॉर्म है किसी को डिफेम करने के, जी। किसी को ब्लैकमेल करने के। अच्छे पहलू हैं और बुरे पहलू हैं, लेकिन इसके साथ ये देखना बहुत जरूरी है कि इसके माध्यम से लोगों का मानसिक शोषण और आर्थिक शोषण या चारित्रिक शोषण किस स्तर पर हो रहा है, और उसको रोकने के लिए भी हमें अपने समाज को जागरूक इस स्तर पर भी करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से स्कूलों में और कॉलेजेस में भी लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मैच्योर
बनाने के लिए कुछ प्रोग्राम भी आयोजित करने चाहिए। जी, यानी कि बहुत सारे कार्यक्रमों का भी आयोजन होना चाहिए ताकि लोगों में एक मैच्योरिटी लेवल आए और वो सिर्फ सोशल मीडिया को वहां तक सीमित रखे कि अपने आचार विचार वो साझा कर रहे हैं, ना कि किसी की इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बदनाम करने की वो कोशिश करें। अगर हम आजकल हाल फिलहाल के ही मामले देख लें, हम पहले के मामलों पे नहीं जाते, 3-4 दिन के ही अगले मामले देख लें। इंडिया गेट पे जानवी खोई थी 3 साल की मासूम बच्ची, सोशल मीडिया की वजह से वो वापस अपने माता पिता को 2 दिन में मिल गई। बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे पूरा अभियान चला और फिर वो नन्ही जानवी अपने माता पिता के पास पहुंच गई। लेकिन अगर दूसरे मामले देख लें, इन्हीं दिनों के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई। अरविंद केजरीवाल जो कि आपके संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी बेटी पर अभद्र टिप्पणियां की गई। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा के साथ भी एक मामला देखने को मिला। तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर लोग इनकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मामलों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर इन लोगों की कैटेगरीज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा जी। यदि नरेंद्र मोदी जी के साथ कुछ असामाजिक कार्य हो रहा है, वहां पर कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट्स किस वर्ग से हैं। वो उस विचारधारा से है जो शायद नरेंद्र मोदी से प्रभावित नहीं है या उनको पसंद नहीं करते। जो केजरीवाल जी की बेटी के साथ प्रकरण हुआ है, वो शायद केजरीवाल जी के विरोधी लोग हैं। जो डेरा सच्चा सौदा के साथ हुआ है, वो डेरा सच्चा सौदा के विरोधी लोग हैं। इनको आपको कैटेगराइज करके देखना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर किसी को बदला लेना है किसी से तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जी, करता मैंने है? अभी बिल्कुल कहा ना कि डिफेमेशन और ब्लैकमेलिंग का ये एक इजी साधन बन चुका है। जी, तो यानी कि अगर किसी को भी किसी की इमेज को डिस्ट्रॉय करना है, उससे बदला लेना है, तो वो सीधे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर आपके यदि आपका एक व्यक्तिगत प्रोफाइल है, जैसे फेसबुक है, आपके मैक्सिमम 5000 लोग जुड़े हुए हैं आपसे, 1000, 2000, 5000। ट्विटर है, वहां पर आपके हजारों लाखों फॉलोवर्स हैं। आपके बारे में जो भी लिखा गया है, जो शेयर किया गया है, उसको वहां पर वो 1000 और लाखों लोग वहां पर उसको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। और यही एक व्यक्ति को थोड़ा डराता भी है कि मेरे बारे में जो व्यक्ति मुझे डिफेम करने का प्रयास कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन कितने लोगों तक पहुंच रही है। जी। इस कारण वो आसानी से ब्लैकमेल भी होता है और लोगों को भी लगता है कि शायद ये एक अच्छा जरिया है किसी को भी ब्लैकमेल करने का या इसका तथ्य उजागर करने का। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, आम आदमी इसमें क्या कर रहा है? क्योंकि जो ये कृत्य कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप और हमारे जैसे तमाम लोग हैं। हम ही लोग हैं जो सब कुछ सर्व कर रहे हैं। अभी हम ही पे निर्भर करता है कि हम किस तरीके से सर्व कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी के रोल को आप कहां पर देखते हैं कि आम आदमी का रोल इसमें क्या होना चाहिए? क्योंकि सरकार का काम है, हर चीज हम देखते हैं सरकार पे लोग थोप देते हैं। सरकार का काम है कानून बनाना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको निभाना तो हम जैसे लोगों का काम है। ऐसे में आम आदमी का इसमें क्या रोल है? देखिए, आम आदमी से आप इतनी अपेक्षाएं नहीं कर सकते, क्योंकि आम आदमी अपने पूरी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय वहां पर गुजार रहा है। यहाँ पर जहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर आपको नजर रखने की जरूरत है। वो सारा दिन जो रेगुलर जो यूजर हैं, आपको उनके ऊपर एक विशेष नजर रखनी पड़ेगी। वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी। ठोस कानूनी प्रावधान हो कि उनको इस तरीके से बाध्य भी किया जाए, उनको जागरूक भी किया जाए कि किसी के साथ अनर्गल व्यवहार ना किया जाए। साथ ही आपको ये भी देखना पड़ा कि आम आदमी को आप जागरूक किस प्रकार कर सकते हैं। किसी फेसबुक के या ट्विटर के या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो लाभ हैं और हानि है, वो किस प्रकार से बच कर रहे हैं। तो कैसे ये सब कुछ हो सकता है? कैसे जागरूकता मैंने बताया, आप अभी आप मतलब स्कूल और कॉलेज के माध्यम से भी आने वाली युवा पीढ़ी को भी आप ट्रेन कर सकते हैं। तो यानी कि जगह जगह कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके अलावा अगर साइबर सेल की यहाँ पर बात करें, साइबर सेल का इसमें आपको क्या लगता है क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि आम आदमी ने अगर पॉजिटिव पॉइंट से इसको लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस आम आदमी ने नेगेटिव पॉइंट से लिया है, वो जो कर रहा है वो साइबर सेल की पकड़ में आ जाता है। क्योंकि अब आईपी एड्रेस पता लगाना पल भर का काम हो गया है और उससे व्यक्ति तक पहुंचना भी पल भर का काम हो गया है। साइबर सेल को सबसे पहले अपने जो भी इंटरनेट एक्ट 2000 का जो 66 प्रावधान है, एक तो उसको और मजबूत करना चाहिए और इसमें कड़े प्रावधान हो और इसकी एक सीमा, इसकी एक परिधि व्याप्त बनानी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए और आम वर्ग के लिए एक स्पेशल एक सेल भी बनाना चाहिए साइबर सेल को, जिससे कि वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से ही अपने साथ हो रहे किसी गलत आचरण को, किसी गलत व्यवहार को
वो उनके साथ शेयर कर सके। आमतौर पर एक आम आदमी पुलिस स्टेशन जाने से बचता है, जी। एक आम लड़की भी बचती है। किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ही अपने साथ हुए बुरे व्यवहार को वो बता सके और उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हो सके। लेकिन अगर देखा जाए 100 मामले दर्ज होते हैं तो उनमें से 50 पर ही कार्रवाई पूरी हो पाती है और सब कुछ ठीक हो पाता है। 50 ऐसे मामले भी रह जाते हैं जो नहीं हो पाते और लोगों में इसकी वजह से एक भय भी होता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? वो यही है कि वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर पाते कि घर पर अगर मैं पुलिस स्टेशन गया जी। तो वो पुलिस मेरे घर भी आएगी, तफ्तीश करेगी, मोहल्ले पड़ोस में लोग देखेंगे, जानेंगे, 36 बातें होंगी, घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जाए जिसके माध्यम से लोग पुलिस या अपराध निरोधक शाखा के पास अपनी बात पहुंचा सकें और उनके घर पुलिस आए बिना उनका काम और उस पर कड़ी कार्रवाई हो सके, जिससे कि उसके समाज में उसका जो चारित्रिक शोषण है वो होने से बच सके। अगर हम यहाँ पर एक दायरे की बात करें तो क्या आपको लगता है इन सब चीजों से पूरी तरीके से एक सोशल मीडिया का दायरा बन सकता है ताकि लोग कंफर्म्ड अपने आप को सेफ फील करें? और लोग जब कमेंट्स कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष पर, जैसे हमने शुरुआत में भी बात की, आपने कहा कि किस कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करने की जरूरत है कि कौन किस मंशा से क्या कर रहा है, तो वो दायरा जब बनेगा तो वो अपनी मंशाएं, जो गलत मंशाओं का इस्तेमाल करते हैं, लोग गलत मंशाओं को सिद्ध करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करेंगे। देखिए, ये दुरुपयोग आप जरा अगर इसको ठीक से हम इसका विश्लेषण करें जी। तो ये दुरुपयोग ज़्यादातर होता है जब हम किसी समूह से या किसी संगठन से जुड़ते हैं, जी। वहाँ पर ज़्यादा दुरुपयोग होता है। व्यक्तिगत जीवन में जब हम अपने दोस्तों के साथ ही कुछ शेयर वगैरह कर रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा वायलेंस देखा नहीं जाता, लेकिन जब ग्रुप से जुड़ते हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हम किस विचारधारा के ग्रुप से जुड़ रहे हैं। ज़्यादातर विचारधारा के ग्रुप्स में होता यही है कि यदि आपकी विचारधारा किसी से मेल नहीं खाती तो आपको उस विचारधारा से बाहर फेंक कर आपको अपमानित किया जाता है, आपको अभद्र भाषा में आप पर टिप्पणियाँ की जाती हैं और यही सब कुछ। इसी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। लोगों को समझाना पड़ेगा कि वो यदि किसी संगठन से जुड़ते हैं, किसी समूह से जुड़ते हैं तो उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो यानी कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये पूरी तरीके से लोगों को समझाने की जरूरत है कि आपके दायरे क्या हैं। आप अपनी गलत मंशाओं को अगर सिद्ध करने का सोशल मीडिया एक तरीका समझ रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया ये आपको भी हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि साइबर सेल के पास अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि पल भर में आईपी एड्रेस भी पता लगाया जा सकता है और उस व्यक्ति विशेष तक भी पहुंचा जा सकता है। कई राजनीतिक पार्टियों ने भी अभी आपने देखा होगा कि कई राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने यहाँ पर साइबर सेल अपने बनाए हैं जी, जिसमें वो अपना सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर जो लोगों को काम करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अच्छे रिजल्ट्स भी देखे गए हैं। अच्छे रिजल्ट्स में सबसे अच्छा मैंने आपको ये भी कहा कि अभी 2-3 दिन में 3 साल की नन्ही जानवी, जिसकी उम्मीद नहीं लग रही थी उनके माता पिता को, सोशल मीडिया पर अभियान चला और तुरंत नन्ही जानवी अपने माता पिता के पास पहुंच गई। तो सोशल मीडिया का एक अच्छा पहलू भी है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक आम आदमी ने इसमें बहुत बड़ा इसमें सहयोग किया, जिसमें आम आदमी जानवी से जुड़ी हुई जी, हर पोस्ट को शेयर करता गया बिल्कुल। और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची। एक शेयर एक क्लिक बहुत कुछ फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन अगर वहीं पर बात करें एक शेयर और एक क्लिक की तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मुकेश जी, यहाँ पर एक और सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है जब ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हट जाएंगे, अगर एक दायरा सीमित हो जाएगा कि जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कनेक्टेड है, उस पर एक्टिव है, उनके लिए जो दायरा तय हो जाएगा और जिस तरीके से आपने बताया जागरूकता अभियान चलने चाहिए वो सब हो गया, नेगेटिव पॉइंट्स हट गए, फिर सोशल मीडिया पर यानी कि ऑनलाइन सर्फ करने का अनुभव कैसा होगा? अच्छा अनुभव होगा, लोगों को और अच्छे प्रकार से सुख सुविधाएं इसमें प्राप्त होंगी। लोगों का व्यापार, मार्केटिंग संबंधी उनके जो कार्य हैं, विवाह संबंधी कार्य हैं और जागरूकता अभियान है, ये बहुत अच्छे स्तर पर और बहुत अच्छी नेक नीयत से चलाए जा सकते हैं। मुकेश जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने विवाह की बात की, एक विवाह पे अगर हम ना जाए, हम किसी की आइडेंटिटी की बात करें, ये कैसे कंफर्म्ड हो सकता है कि लोग अपनी आइडेंटिटी सही इस्तेमाल करें? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी आइडेंटिटी सही यूज नहीं करते। इसके लिए आप भारत में जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कार्यालय हैं, आप उनके साथ भारत सरकार को एक नीति अपनानी चाहिए कि जिसमें प्रोफाइल वेरीफाइड किए जाएं। जैसे ट्विटर पर आपने देखा होगा
के प्रोफाइल वेरीफाइड होते हैं। जी। तो जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स हैं उनके साथ आप आइडेंटिटी शेयर करने में कोई समस्या नहीं, मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं पैदा होगी। और जैसे लोग अपना गलत नाम बताकर अपना, जैसे फेसबुक की बात अगर कर लें हम, फेसबुक पे आजकल छोटे बच्चों को भी बहुत शौक होता है कि वो अपनी फेसबुक पे ऑनलाइन सर्फ करे, और एक एज होती है कि आप इस एज में ही कर सकते हैं। टीनेज के बच्चे सर्फ नहीं कर सकते, यानी टीनेज जो उम्र है उसमें आप सर्फ नहीं कर सकते, तो बच्चे अपनी गलत एज उसमें शो कर देते हैं, गलत नाम करते हैं और उससे अपनी आईडीज बना लेते हैं। क्या इन चीजों पे भी रोक लग सकती है किसी तरीके देखिए, से? कुछ जगहों पर तो आपको सोशल नेटवर्किंग को भी सीमित होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो हम सभी कहीं ना कहीं किसी स्तर पर बाध्य हो जाते हैं। और बच्चों के साथ समस्या सबसे बड़ी ये है कि बच्चों को आप यदि एजुकेशन उस पे पर्पस पे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ समय आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे कोई यूट्यूब का वीडियो बच्चा देख रहा है एजुकेशनल, लेकिन उसके नीचे ही कोई पॉर्न वीडियो होगा और बच्चे उसी में व्यस्त हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वही चीज़ है। आजकल इंटरनेट देखा जाए तो बच्चों को बिगाड़ भी रहा है, क्योंकि बच्चा जब इंटरनेट पे बैठता है, ऑनलाइन बैठता है, कंप्यूटर पे बैठता है, तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है। और ये कारण भी है कि माता पिता कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर से बच्चा दूर रहे। आजकल विज्ञापनों की होड़ मच गई है इंटरनेट पर, आप किसी भी चीज़ का विज्ञापन कर सकते हैं। ऐसे में जो गलत विज्ञापन है वो भी होते हैं और वो कहीं ना कहीं बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। देखिए, स्कूलों में आजकल ऐसे ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिसमें कि इंटरनेट आवश्यक हो गया है, मस्ट हो गया है। बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है, बच्चा घर जाकर बताएगा कि मुझे इंटरनेट पर बैठना है। यानी कि जब बच्चा इंटरनेट पर बैठेगा तो उस समय माता या पिता को भी कम से कम आधा एक घंटा उसको रिजर्व करके देना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं निगरानी रखेंगे तो फिर कोई ना कोई दुष्परिणाम उसका भी निकल सकता है। यहाँ पर स्कूल के, उसके जो कॉलेज के जो अभिभावक हैं, जो अध्यापक हैं, उनको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का कार्य दे रहे हैं। ऐसा कार्य दिया जाए जो इंटरनेट से संबंधी ना हो। इंटरनेट से संबंधी जो कार्य है वो स्कूल या कॉलेज में ही उसका कार्य उसका पूरा करा दिया तो जाए। यानी कि जैसे छोटी क्लासेस से ही कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दिया जाता है, जो सिखाया जाए वो बेसिक पर्पस तक ही सीमित रखा जाए, और इसके अलावा जो उन्हें प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स इतने हाई फाई ना हो कि उन्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि जितनी भी हिस्ट्री, जितना भी डाटा है वो सब हमें ऑनलाइन मिल जाता है, तो इतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना चाहिए। वो कार्य आप स्कूल में ही पूरा करवा सकते हैं। टीचर्स अपनी तरफ से अपनी निगरानी में हर एक चीज जी। करें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है बच्चों के लिए खास तौर पर कि टीचर्स अपनी ही निगरानी में हर एक चीज करें। अगर आप कोई प्रोजेक्ट भी अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, तो इंटरनेट पे जिस तरीके से अभी हमने बात की, विज्ञापनों की होड़ मच गई है, एक क्लिक में बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं, न्यू टैब्स खुलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जब आप प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं स्कूल में, तो इस बात का ध्यान रखकर दें कि वो प्रोजेक्ट्स ज्यादा हाईफाई ना हो, कि बहुत ज्यादा पिछले डाटा की जरूरत पड़े जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेट का यूज करना पड़े। और अगर ऐसा है तो स्कूलों में ही उस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि आजकल हर किसी के घर में कंप्यूटर नहीं है। हाँ, माना कंप्यूटर का रेट्स कम है, प्राइसेस कम है, लोगों के घर में कंप्यूटर है, लेकिन बहुत से वर्ग ऐसे भी हैं जिनके घर में कंप्यूटर नहीं होता होगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस स्थिति में आपको साइबर कैफे ही जाना पड़ता है। और साइबर कैफे में आप कुछ भी कर सकते हैं। साइबर कैफे में भी फिर आपको यही है, या तो आपको बच्चे को अकेला छोड़ना पड़ेगा, जी, उसके भी कोई ना दुष्परिणाम, या फिर माता और पिता पिता को अपना एक समय निकालकर उनके साथ वहां पर जाना पड़ेगा। जी। अगर एडवर्टाइजमेंट्स की ही यहाँ पर मुकेश जी बात करें, अभी हमने एडवर्टाइजमेंट्स की बात करी कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, विज्ञापनों की होड़ मच गई है। क्या इंटरनेट पर विज्ञापनों की भी आपको लगता है एक सीमित दायरा होना चाहिए? हर प्रकार का विज्ञापन नहीं डलना चाहिए? जो बिजनेस माइंडेड पर्सन है, जिनका व्यापार है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, अपना व्यापार बढ़ाने का जरिया, क्योंकि अपने व्यापार का विज्ञापन वो डाल रहे हैं, नेट पर हजारों करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं और उनको फायदा पहुंच रहा है। लेकिन बहुत सी गलत चीजों का भी विज्ञापन डला हुआ होता है जिसपे कहीं ना कहीं बच्चे क्लिक कर ही देते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आजकल इंटरनेट पर तो इस प्रकार के वो एडवर्टीजमेंट चलती रहती है, कोई भी वेबसाइट आप क्लिक करते हैं। बल्कि आज आप देखेंगे तो फिल्मों और सीरीज को भी छोड़ दें तो वो एडवर्टीजमेंट जो हैं वो आजकल न्यूज़ चैनल्स में भी आने लगी हैं। आप न्यूज़ चैनल्स भी अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते, उन न्यूज़ चैनल्स में भी कुछ ना कुछ एक अभद्र तरीके के विज्ञापन आते रहेंगे। ऑप्शनिटी के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष प्रावधान लगाने चाहिए कि इस प्रकार के विज्ञापन किस समय दिखाए जाएं और किस विशेष वर्ग के लिए किस चैनल पर दिखाए जाएं। जी। मेरे ख्याल से समाचार चैनलों के ऊपर तो सबसे ज्यादा इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को नॉलेज बढ़ाने के लिए कि आप समाचार चैनल्स देखिए। समाचार आप देखिए, जितने भी समाचार हैं उसके ऊपर कम से कम 10 मिनट में एक ब्रेक होता है
और उसमें 2 या 3 ऐड ऐसे दिखाई देंगे आपको अवश्य। तो यानी कि इनके लिए भी जरूरी है कि एक निश्चित दायरा हो जिसमें एक समय हो और एक अलग से चैनल हो ताकि उसके लिए ये विज्ञापन हो। मैं समझता हूँ डिस्कवरी चैनल जैसे जो मेरे ख्याल से जो बच्चों की जो बौद्धिक स्तर है वो बचपन में ही विकसित करने का एक माध्यम है। इसके साथ ही समाचार चैनल और जो टीवी सीरियल जो चलते हैं महिलाओं के पारिवारिक सीरियल, इन कम से कम इनका एक समय निर्धारित किया जाए जी कि इस समय पर तो कोई अभद्र विज्ञापन ना चलाया जाए। जी, यानी कि एक समय भी तय होना चाहिए, एक चैनल तय होना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि किस चैनल पे कितने समय पे कौन सी चीज चलनी है। इस तरीके की जी। चीज ना तो ऑनलाइन होनी चाहिए ना ही चैनल्स पे होनी चाहिए, क्योंकि जी। बच्चों का कहीं ना कहीं इसमें असर भी आगे जाके देखने को जी, मिल सकता है। बिल्कुल। कुल मिलाकर मुकेश जी क्या कहेंगे, सोशल मीडिया एक फायदा है या फिर एक नुकसान है? नहीं, बिल्कुल लाभ है। मैं एक सकारात्मक तरीके से अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसके लाभ ज़्यादा हैं, हानि कम है। जी अच्छे लोग इस दुनिया में ज़्यादा हैं। मैं कहता हूँ बुरे लोगों ने तो जो काम करना है वो करेंगे ही, लेकिन अगर आपकी नेक नियति अच्छी है तो इसके लाभ और बढ़ेंगे। मुकेश जी, एक और चीज यहाँ पर पूछना चाहेंगे, तकनीकी आधार पर अगर देखें तो इसके और आगे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? हम अभी तक तो जितने भी हम अपने आम जीवन में देखते हैं तो लोगों के द्वारा या जन समुदाय द्वारा ही इसका दुष्परिणाम हमारे सामने आता है। परंतु यदि हम व्यापक स्तर पर इसको देखें तो आप देखें, अगर 100 करोड़ लोग सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं तो 100 करोड़ लोगों का जितना भी इंटेलिजेंस है, उनकी इंफॉर्मेशंस हैं, वो सब किसी सर्वर पर जाकर स्टोर हो रही हैं। जी आज से कुछ समय बाद जब रोबोट्स का ज़माना आएगा, आज आपने देखा होगा गूगल रोबोट्स के भी ऊपर भी अपना शोध कर रहा है और नए नए रोबोट्स तरीके अपने आविष्कार कर रहा है रोबोट्स का। उन 100 करोड़ लोगों की जो एक नेचुरल इंटेलिजेंस है उसको एक जगह स्टोर करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करने का भी ऐसे मेरे तथ्य सामने आए हैं, जो कि आगामी वर्षों में रोबोट्स के साथ यदि उनको समावेश किया जाता है तो इसके भावी दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। तो यानी कि इसके आगे जाके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। वो किस किस प्रकार के दुष्परिणाम आगे सामने आ सकते हैं? आप तकनीक के आधार पर देखिए इसको, मतलब आप जितना भी है आपका आम जन समुदाय के जो विपरीत जितने भी दुष्परिणाम हो सकते हैं तकनीक के आधार पर, वो सारे एक रोबोट्स को यदि आप केवल सुख सुविधाएं जी प्रोवाइड करने के लिए आप उसका आविष्कार कर रहे हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन एक पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करके रोबोट्स के साथ उनका समावेश करना तो एक मैं नहीं तरीके से समझता है वो किसी भी negative प्रकार से भी हो लाभप्रद सकता होगा। है। अवश्य नेगेटिव होगा। जी बिल्कुल, यानी कि अगर आगे जाकर हम देखें तो इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट बहुत बड़ा सामने आ सकता है। चलिए मुकेश जी, अब समय हो रहा है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते। तो वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है, जिस तरीके से मुकेश जी ने भी बताया, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता, बहुत सारी नॉलेज आपके पास आती है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ती हैं। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है, पर आप पर निर्भर करता है कि आप पॉजिटिव पॉइंट अपनाते हैं या फिर नेगेटिव पॉइंट, यानी कि आप सकारात्मक की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, सकारात्मकता की तरफ या फिर नकारात्मकता की तरफ। इसके साथ कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।